विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और वर्तमान बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए आज असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, दोनों गृह राज्य मंत्री और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। प्रधानमंत्री ने सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक स्थायी प्रणाली और पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के लिए बेहतर समन्वय पर जोर दिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से भारतीय मौसम विभाग और केंद्रीय जल आयोग जैसी हमारी पूर्वानुमान एजेंसियां बेहतर और अधिक उपयोगी बाढ़ के पूर्वानुमान बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रही हैं। साथ ही ये एजेंसियां न केवल वर्षा और नदी के स्तर का पूर्वानुमान प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बाढ़ की लोकेशन का एक विस्तृत पूर्वानुमान पर भी काम किया जा रहा है। तो बेहद अहम ये बैठक बाढ़ की विभीषिका से और लगातार जो इस तरह की आपदा है उससे निपटने के लिए और विशेषकर विभिन्न राज्यों के साथ, राज्यों के मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है। तो बेहद अहम ये बैठक, और इसी पर हम आज अपने विशेष कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कमल किशोर जी मौजूद हैं जो सदस्य हैं एनडीएमए, और हमारे साथ शरद चंद्र जी मौजूद हैं जो फ्लड फॉरेस्ट डायरेक्टर हैं, फ्लड फॉरेस्ट मॉनिटरिंग CWC। आप दोनों ही खास मेहमानों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कमल किशोर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार केंद्र की नज़र जो है इस स्थिति पर बनी हुई है, राज्यों से बातचीत की जा रही है, और विशेषकर आज की बैठक जिस तरह से हुई है, तमाम जो मंत्रालय हैं वो शामिल हुए, तमाम संबंधित जो बड़े अधिकारी हैं वो शामिल हुए, और राज्यों से डायरेक्ट बातचीत की गई कि क्या कुछ स्थिति है और किस तरह का पूर्वानुमान है और किस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहा है, क्या कुछ चाहिए। किस तरह से देखते हैं आपदा से नियंत्रण के लिए एक प्रभावी उपाय निकालने के लिए? धन्यवाद। आपने जो सवाल पूछा उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले करीब 1.5 महीने से केंद्र सरकार की तरफ से, एनडीएमए की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ये जो बाढ़ के संबंध में जो स्थिति बनी हुई है इसका जायजा ले रहे हैं। पहले से ले रहे हैं, बाढ़ आई है तब से ही नहीं, उसके पहले से ही। और आज प्रधानमंत्री जी ने 6 राज्यों के साथ, उनमें से 5 मुख्यमंत्री थे, एक अन्य मंत्री थे, उनके साथ आज मंत्रणा की और उन्होंने कुछ 4-5 मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। पहली बात, जैसा कि आपने भी कहा, कि जो हमारे यहाँ अर्ली वार्निंग की जाती है, अधिकतर वो अर्ली वार्निंग की जाती है कि कितनी बारिश होगी या नदी का स्तर कितना होगा। प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि खाली इससे काम नहीं चलेगा, हमको इससे और आगे जानना है और ये देखना है कि इतनी बारिश और इतने नदी के स्तर से कहां कहां बाढ़ आएगी, कहां कहां पानी का जमाव होगा। उस हिसाब से हम लोकेशन स्पेसिफिक वार्निंग जनता को दे पाएं। और इस बारे में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, सेंट्रल वाटर कमीशन, ये तीनों संस्थाएं मिलकर के और एनडीएमए के कोऑर्डिनेशन में काफी काम कर रही हैं। लेकिन इसको जमीनी स्तर पर, स्थानीय स्तर पर इसको कार्यान्वित करने की जरूरत है। इस अर्ली वार्निंग सिस्टम को इस्तेमाल करने की जरूरत है और फिर जो उसका अनुभव रहे उसको वापस फीडबैक देने की जरूरत है, जिससे कि हम कंटिन्यूअसली इस अर्ली वार्निंग को और मजबूत कर सकें। तो ये एक मुख्य बात थी। और दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही आज, वो ये कि हम एक कोविड-19 की स्थिति से भी जूझ रहे हैं और ऐसी स्थिति में जिस तरीके से हम बाढ़ के लिए राहत कार्य करेंगे वो पहले से अलग होना चाहिए। मतलब हमें जब हम जो राहत सामग्री पहुंचाते हैं उसमें मास्क का होना, हैंड वॉशिंग सोप या सैनिटाइजर का होना जरूरी है। बिल्कुल। शरद जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की एक तरह से बात कही है, ज़मीनी आकलन की और ज़मीनी क्रियान्वयन की उन्होंने बात कही है। अगर हम जून से सितंबर तक का हर साल का अगर हम ये सीज़न देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के दृष्टि से, तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल का ये सीज़न होता है और इसमें 70 से 90% तक रेनफॉल इसी सीज़न में होता है। और विभिन्न राज्यों में जो ज़्यादा प्रभावित राज्य
हैं उनमें विभीषिका का हमेशा खतरा बना रहता है। तो ऐसे में ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात है, एक प्लानिंग की बात है या ज़मीनी धरातल पर उतरने की बात है, ये कितनी अहम हो जाती है और अब तक इस दिशा में क्या कुछ प्रगति देखते हैं, कितना काम हुआ है? धन्यवाद। एक्चुअली बाढ़ के कंट्रोल करने के लिए अभी तक ये माना जाता है कि बाढ़ को केवल पार्शियली ही कंट्रोल किया जा सकता है और वो हम स्ट्रक्चरल मेजर्स के थ्रू सर्टेन डिग्री ऑफ फ्लड को रोकने के लिए करते हैं। लेकिन उसके अलावा एक नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स है जिसमें फ्लड फोरकास्टिंग बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मेजर है और इसका हम लोग बेसिकली ह्यूमन लाइव्स लॉस्ट और प्रॉपर्टीज डैमेजेस को लॉस्ट करने के लिए इसको एम्प्लॉय करते हैं। तो कर रहे हैं जिसके द्वारा 24 घंटे 30 घंटे बताते हैं। तो पहला चैलेंज हमको मॉनिटरिंग के द्वारा 72 घंटे किया, मतलब 3 दिन पहले हम लोग बता देते हैं कि इस लेवल का, इस नदी पे, इस लोकेशन पे क्या लेवल आने की उम्मीद है। दूसरा जो कमल किशोर साहब ने भी बोला कि पीपल आर मोर इंटरेस्टेड कि किस एरिया में किस लेवल का इनंडेशन होगा, मतलब किस एरिया में इनंडेशन होगा और क्या इनंडेशन डेप्थ रहेगा। तो इस क्षेत्र में भी सेंट्रल वाटर कमीशन रिमोट सेंसिंग और जीआईएस को यूज करते हुए हमेशा प्रयासरत है और अभी हम लोग 30 अपने फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन के अराउंड हम लोग इनंडेशन फोरकास्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस रिस्क लेवल का इनंडेशन उस एरिया में होने वाला है। ये हम गूगल से इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यूज करके डीईएम जनरेट किया है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, और उसके हेल्प से हम लोग इनंडेशन फोरकास्टिंग, एक्चुअली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग एट द माइक्रो लेवल। सो दैट इज द नीड ऑफ द आवर और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बिल्कुल, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी आज की समीक्षा बैठक के बाद यही कहा कि इन प्रयासों की और विशेषकर विभिन्न राज्यों में और संबंधित एजेंसियों में समन्वय की बहुत ज़रूरी है। जहां पर हम पूर्वानुमान की बात करते हैं या चेतावनी प्रणाली की बात करते हैं, कमल किशोर जी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर विभिन्न राज्यों की विभिन्न एजेंसियों में हम सहयोग को देखते हैं तो किस स्तर पर इसे देखते हैं, क्योंकि जो ये 6 राज्य जिनसे बात हुए थे ये बाढ़ की विभीषिका से सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं। देखिए, ये सहयोग जो है केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार से लेकर के एकदम स्थानीय जिले स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक रहेगा, वर्टिकली पूरा होने की जरूरत है। और अलग अलग विभागों में मौसम विभाग, सेंट्रल वाटर कमीशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सबको साथ काम करने की जरूरत है। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक तुरंत जो राहत पहुंचाने का सवाल है, उसमें एक तरफ से तो ये है कि हमारे यहाँ जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, हम मॉनसून का जो सीजन शुरू होता है उससे पहले ही पूर्वानुमान लगा करके उनको तैनात करते हैं। तो ये सभी जो 6 राज्य हैं, इसके अंदर 100 से भी अधिक जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो लगी हुई हैं। लेकिन एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ कुछ राज्यों ने जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस की हैं, उनकी टीमें भी तैनात हैं। इसके अलावा हमारा पिछले कुछ सालों से एक कार्यक्रम है जिसको बोलते हैं आपदा मित्र। आपदा मित्र में स्थानीय स्तर पे वॉलंटियर्स, स्वयंसेवक, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप लोग कैसे फ्लड के रिस्पांस में प्रशासन की मदद कर सकेंगे। तो ये जो आपदा मित्र हैं ये भी काफी सतत तरीके से प्रशासन के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार का प्रशासन हो या राज्य सरकार का प्रशासन हो, हम कितना भी मेहनत करें, लेकिन इसको पूरी तरीके से बाढ़ के नुकसान को कम करने के लिए जन साधारण की जो भूमिका है, हर एक व्यक्ति की जो भूमिका है, हर एक व्यक्ति में जो जागृति होनी चाहिए कि एक बाढ़ के समय में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। इसमें पूरा समाज, हमारी पूरी सोसाइटी, जिसको अंग्रेजी में कहें तो ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच की आवश्यकता है। उसके बिना हम बाढ़ के जो प्रभाव को कम करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो सकते। इसीलिए एनडीएमए की तरफ से भी हमारी जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि जब भी ये बाढ़ का जो मौसम शुरू होता है, बाढ़ का जो सीजन जून से लेकर करीब सितंबर तक चलता है, उससे पहले हम काफी टीवी पर, रेडियो पर, अखबार के माध्यम से
जन साधारण तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ताकि हर एक व्यक्ति इस बाढ़ के जो प्रतिकूल प्रभाव है उसको कम करने के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाए। बिल्कुल, और इसी में एजेंसियों की प्रधानमंत्री ने सराहना भी की है, चाहे मौसम विभाग की बात हो या फिर जल आयोग की बात हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एजेंसियां बेहतर तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो नई प्रौद्योगिकी है, नई तकनीक है, उसको अपनाने की ज़रूरत है। और उस दिशा में आपसे जानना चाहेंगे शरद जी कि कितना काम उस दिशा में हो रहा है और किस तरह से, अगर हम लोकेशन स्पेसिफिक पूर्वानुमान की बात करते हैं तो उसमें कहां तक आगे बढ़े हैं, उसमें हमारी क्या स्थिति है? आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत माइक्रो लेवल पे इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग की अभी जरूरत है, लेकिन इस दिशा में बहुत ही तरक्की हुई है। जैसे मॉडलिंग को यूज करते हुए, रेनफॉल रन ऑफ मॉडलिंग को यूज करते हुए और जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग इनपुट्स को यूज करते हुए हम लोगों ने रिस्पांस टाइम को भी बढ़ाया है, मतलब वार्निंग टाइम को, जिससे कि जो रिस्पांस एजेंसीज हैं वो मोबिलाइज हो पाए, वो भी उसमें भी सुधार आया है। और दूसरा की जो इंडेंडेशन फोरकास्टिंग जो हमने बात की है, कि माइक्रो लेवल पे फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन के अराउंड किस लेवल का इंडेंडेशन किस एरिया में होगा, तो इसमें काफी तरक्की हो रही है। अभी सेंट्रल वाटर कमीशन के पास 1608 हाइड्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन स्टेशन है, जिसके द्वारा हम लोग फ्लड मॉनिटरिंग थ्रू आउट द फ्लड सीजन करते रहते हैं। इन 1608 स्टेशनों में हम निरंतर फ्लड फोरकास्टिंग नेटवर्क का एक्सपेंशन भी एक हमारा मॉडर्नाइजेशन का स्टेप है, जिसमें कि हमने 327 स्टेशन इस्टेब्लिश किए हैं। इसमें 198 स्टेशन जो हैं वो लेवल फोरकास्टिंग के हैं, जिसमें कि रिवर के लॉन्ग इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे, जैसे टाउन, सिटी, जो भी हमें स्टेट गवर्नमेंट बताते हैं उनके कंसल्टेशन में वहां पे लेवल फोरकास्टिंग करते हैं। जबकि विगत कुछ सालों में एक डैम रिलीजेज से फ्लड होने की बहुत बात होती है, तो हम 129 स्टेशन पर, 129 स्टेशन पे इनफ्लो फोरकास्टिंग कर रहे हैं, जिसमें कि हम बताते हैं कि 72 घंटे पहले इस रिजर्वायर में कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर आने की संभावना है, जिसका डैम ऑथोरिटीज रियल टाइम ऑपरेशन में यूज कर सकती हैं। तो ये भी एक एडवांसमेंट हुआ है। मेनली जो डैमेजेस को अवॉइड करना है, तो उसमें 2-3 चीजों का ध्यान देना है। जो जैसे इम्बैंकमेंट एक बहुत इफेक्टिव प्रोटेक्शन मेजर है फ्लड डैमेजेस को रोकने का, लेकिन जब तक उसका ठीक से मेंटेनेंस नहीं होगा, ब्रीचेज हैज बीन द मेन रीजन फॉर ह्यूमन लाइफ लॉस्ट और डैमेजेस। सो मेंटेनेंस की प्रक्रिया को, एम्बैंकमेंट को मेंटेन करने की प्रक्रिया को थोड़ा सुदृढ़ करने की जरूरत है। और दूसरा, रिजर्वायर ऑपरेशन हमारे कंट्री में एक चैलेंज रहा है, लेकिन रूल कर्व्स को डेवलप करके सभी रिजर्वायर के लिए उसको प्रॉपरली फ्लड मॉडरेशन के लिए यूज करने की जरूरत है। मेन रीजन ये है कि हमारे कंट्री में रिजर्वायर जो हैं डेडिकेटेड फ्लड मॉडरेशन के लिए बनते नहीं है, मल्टीपर्पस रिजर्वायर हैं, और दोनों के एम डिफरेंट होते हैं। इरिगेशन पर्पस या पावर पर्पस के लिए हम डैम को यथाशीघ्र भरना चाहते हैं, जबकि फ्लड मॉडरेशन के लिए हमें उसको एम्प्टी करके रखना पड़ता है। तो ये कन्फ्लिक्टिंग डिमांड है, कंपीटिंग डिमांड है। तो इसको ट्रेड ऑफ करते हुए हमें अपने रिजर्वायर को ऑपरेट करने की जरूरत है। तो ये दो तीन जो वल्नरेबल एलिमेंट है, इसको इफेक्टिवली बहुत मैनेज करने की जरूरत है हमारी कंट्री में। तो इस कदम में, फ्लड डैमेजेस को मिनिमाइज करने के कदम में डिफरेंट कदम उठाए गए हैं और वो निरंतर जारी है। काफी तरक्की हुई है इसमें। बिल्कुल, और आपसे चर्चा जारी रहेगी। हमारे संवाददाता सलमान हैदर पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान, जिस तरह से लगातार आप बाढ़ की स्थिति पर वहां पर अपडेट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि तमाम प्रबंध वहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके जो चुनौती है वो वहां पर बनी हुई है। तो आज जिस तरह की बातचीत हुई है, प्रधानमंत्री ने जिस तरह की समीक्षा बैठक की गई है, जिस तरह की समन्वय की बात की गई है, या जिस तरह से नए उपाय बताने पर या लोकलाइज वार्निंग सिस्टम पर जोर दिया गया है, कितना अहम आप पाते हैं इस बातचीत को? ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो वार्निंग सिस्टम ही है। अर्ली वार्निंग जितनी जल्दी होगी उतना ही अच्छा होगा। तो ये जो हम अगर जैसे अभी डिस्कशन में विशेषज्ञों ने भी कहा कि जितना और उसका पैटर्न अलग किया जाए, लोकलाइज्ड किया जाए, तो ये सारी जो चीजें हैं इससे जरूर फायदा होगा लोगों को। यहाँ बिहार में जो कुछ खास, जो नॉर्थ बिहार का इलाका है, जैसे दरभंगा की बात अगर करें
समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जो इस बार भी बहुत ज्यादा बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं, तो इन जिलों में ये बहुत फायदेमंद होने वाला है कि अगर पहले से बता दिया जाए कि इतना इनफ्लो कोसी या गंडक बैराज से आने वाला है। हालांकि ये एडवांस हुआ है बहुत काफी कुछ। इस बार की बाढ़ में ये देखने में आ रहा है कि अथॉरिटीज जो जल आयोग है या दूसरी वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, ये लोग वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन अगर इसमें और एडवांसमेंट आता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अब आज ही 2.25 लाख कोसी से और गंडक बैराज से भी लगभग 2.25 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज हुआ है। तो और इसका रिपरकशन कल और परसों यहाँ की नदियों पर पड़ने वाला है। तो इससे जो वार्निंग है वो लोगों तक पहुंच जाएगी और इससे उनको फायदा होने वाला है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी ये जो नेपाल में पानी रोकने की कोई जगह नहीं है, तो अगर हम दीर्घकालीन उपाय करते हैं तो अपने देश में ही भारत की सीमा के अंदर अगर कुछ ऐसा होता है, यहाँ के लोगों की ये मांग रही है कि स्थायी निदान इस बाढ़ का किया जाना चाहिए। और दरभंगा की अगर बात करें तो दरभंगा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। 2011 के सेंसस जनगणना के अनुसार वहाँ की आबादी 39 लाख है और 20 लाख की जो ग्रामीण आबादी की विभीषिका झेल रही है। तो हम समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा, और 14 लाख मुजफ्फरपुर में है, बीच में आता है समस्तीपुर। तो ये सारे जो नॉर्थ बिहार के जो जिले हैं ये बहुत ही ज्यादा हर साल प्रभावित होते हैं, पेरिनियल प्रॉब्लम है। तो ये जो मौसम विज्ञान या जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है फ्लड का, ये अगर और बेहतर होगा, इसकी आवश्यकता है। और अगर और बेहतर होगा, जो प्रधानमंत्री की पहल है वो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। जी रमा। बिल्कुल सलमान, और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान भी बने हुए हैं। कमल किशोर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सलमान ने भी अभी जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकलाइज्ड वार्निंग सिस्टम, इसको स्ट्रॉन्ग किए जाने की ज़रूरत है, इस पर काम किए जाने की ज़रूरत है, नई प्रौद्योगिकी की ज़रूरत है। जिस तरह से सलमान ने भी इस बात को कहा कि हाँ, इस दिशा में काम हुआ है लेकिन आगे भी हो रहा है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही कि जो बाढ़ की वजह है वो केवल बारिश वहाँ पर नहीं है, अन्य वजह भी हैं। और ये नेशनल फ्लड कमीशन ने अपनी 207 रिकमेंडेशंस में भी इस बात का जिक्र किया था। तो किस तरह से लोकलाइज्ड वार्निंग सिस्टम तो है ही, इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट, उसकी भी एक बहुत जरूरत है। जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहले मुझे जरा आप समय दीजिए, थोड़ी सी एक जो शरद चंद्र जी ने जो बात कही अर्ली वार्निंग पे, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, अर्ली वार्निंग को सुदृढ़ करने के लिए हमें 3 चीजें करने की जरूरत है। एक तो हमारी अर्ली वार्निंग समय पर आनी चाहिए। अगर बाढ़ आने वाली है उसके आधे घंटे पहले हमें पता चले तो वो अर्ली वार्निंग बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होगी। तो समय पर। दूसरी चीज उपयोगी होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए। अगर हम कहें कि फला नदी जो है खतरे के निशान से इतना ऊपर बह रही है, तो इससे कोई व्यक्ति जो एक गांव में रह रहा है उसको ये समझ में नहीं आता कि इसका उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसका गांव इस जल स्तर की वजह से बाढ़ से प्रभावित होगा कि नहीं होगा। तो उपयोगी बनाने के लिए कहां पानी फैलेगा, कौन कौन प्रभावित होगा, ये करने की जरूरत है। तो पहली चीज समय पर, दूसरी चीज उपयोगी, और तीसरी चीज ये कि ये सरल भाषा में होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा ना हो कि ये चीज जो टेक्निकल लोग हैं, शरद चंद्र जी जैसे या मेरे जैसे लोग, सिर्फ हम ही समझ पाए। ये सब चीजें जो हैं, आखिरी व्यक्ति जो गांव में है, जो बाढ़ से सीधे प्रभावित होता है, उसको समझ में आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इन तीनों चीज पर, खास करके जो पहला मुद्दा जो है समय पर अर्ली वार्निंग पहुंचाने का, उस पर हमने काफी प्रगति की है। और जो अभी काम कर रहे हैं, जैसे शरद चंद्र जी ने बताया, उसको और उपयोगी बनाने का, लोकलाइज बनाने का, वो हम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1-2 साल में हम इसका बहुत जल्द ही प्रभाव देखने लगेंगे और इससे जनता को सीधे फायदा पहुंचेगा। अब आपने कही दूसरी बात कि अर्ली वार्निंग के अलावा क्या होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक की, उसमें उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि लोकल लेवल पे आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं,
प्रधानमंत्री जी का एक अंतर्राष्ट्रीय इनिशिएटिव भी है ये कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी यही चर्चा होती रही है कि आप जो भी लोकल स्थानीय स्तर पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं वो ऐसा बनाएं कि वो आने वाली बाढ़ को झेल सके, और इसके साथ ही ऐसा ना हो कि वो जल के जो नेचुरल प्रवाह है, जो प्राकृतिक प्रवाह है, उसको डिसरप्ट करके और ज्यादा बाढ़ की समस्या को ना बढ़ाए। तो जो स्थानीय स्तर पे जब हम सड़क बनाते हैं, हम जब पावर लाइंस इरेक्ट करते हैं, उसके लिए जो पियर्स खड़े करते हैं, जैसे हम ब्रिजेस बनाते हैं नदियों पे, हमारे यहाँ की नदियां हर साल 600 मीटर 1 किलोमीटर इधर से उधर होती हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाए कि इससे बाढ़ का प्रभाव, पानी का प्रभाव ज्यादा ना बढ़े, और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बाढ़ को सहने में भी सक्षम हो। तो इसके लिए जो प्रयास करने होंगे वो स्थानीय स्तर पे, राज्य स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फ्लड सेंसिटिव बनाने के, कि उससे फ्लड ना कॉज हो और वो खुद फ्लड से सुरक्षित रहे। तो ये बहुत करने की जरूरत है, और ये जो इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट की बात कर रही हैं आप, उसका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। शरद जी, आपसे भी इसी बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि जो भारत में बाढ़ है वो मौसम है, जो प्राकृतिक कारण है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि ख़राब प्लानिंग अगर हो गई, या ड्रेनेज सिस्टम है, या फिर डिफॉरेस्टेशन है, ये सब चीज़ें हैं। और प्रधानमंत्री ने जो बात आज कही है कि कोई भी निर्माण किया जाए या कोई भी इस्टेब्लिश किया जाए किसी भी चीज़ को, तो ये ध्यान में रखकर किया जाए कि वो जो इस तरह की चीज़ें हैं, जो फ्लड सेंसिटिविटी है, उसको ध्यान में रख के की जाए। तो ये कितना अहम है, और इस पर अभी तक जो है वो कितना डिले होता आया है? जी, मैं 2-3 बिंदुओं को टच करना चाहूँगा। एक तो आपने जो बोला कि एक्चुअली आजकल कॉन्सेप्ट आ गया है फ्लड रिस्क कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का, तो उसमें 3 एलिमेंट मेनली हैं। एक हजार्ड का एलिमेंट है, एक कैपेसिटी का एलिमेंट है, एक्सपोजर का एलिमेंट है, और तीसरा वल्नरेबिलिटी एलिमेंट्स का। तो जो नेचुरल इवेंट हो रहा है उसको तो आप एक सर्टेन लेवल के फ्लड के लिए स्ट्रक्चरल मेजर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो एक्सपोजर एलिमेंट है वो गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, जैसे फ्लड प्लेन जोनिंग करने की जरूरत है, नदी के पास इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस रखने की जरूरत नहीं है, उसको 1 in 100 ईयर फ्लड के दूर रखें। दूसरा फ्लड प्रूफिंग गाइडलाइंस जारी करने की जरूरत है, जिसमें कि कोई भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग का जो प्लिंथ लेवल है वो 1 in 100 ईयर फ्लड लेवल से ऊपर हो। तीसरा एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एंथ्रोपोजेनिक एलिमेंट्स का है, जो इसको मैन मेड फ्लडिंग बनाता है, जिसमें कि मैंने पहले बताया फॉल्टी रिजर्वायर ऑपरेशन, ब्रीचेज ऑफ एम्बैंकमेंट, तो इनको कंट्रोल करना जरूरत है। दूसरा बिंदु जो मैं टच करना चाहूंगा, जो हमारे पहले के भी स्पीकर बोल चुके हैं, इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट। इसके मेनली 3 डायमेंशंस है। पहला डायमेंशन है कि फ्लड मैनेजमेंट के लिए हमको वेल जुडिशियस मिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स अडॉप्ट करना होगा। केवल वार्निंग और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स जो है ये भी बहुत डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि पीपुल को अगर वार्निंग मिल भी जाता है तो वो अपने बिल्डिंग को छोड़ के जाने के लिए इच्छुक नहीं रहते हैं। नी डिप वाटर में वो रह लेते हैं, लेकिन वो इवैक्यूएट होना पसंद नहीं करते हैं। सो हमें स्ट्रक्चरल मेजर भी बहुत जरूरी है। दूसरा डायमेंशन स्ट्रक्चरल इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट का है कि ये आपको बेसिन लेवल पे फ्लड मैनेजमेंट वर्क्स प्लान करना होगा। केवल क्रिटिकल रीचेज के लिए आप फ्लड मैनेजमेंट वर्क्स नहीं प्लान कर सकते हैं। जैसे पिछले साल गांधी सागर डैम डिस्ट्रेस में आया था, चंबल में एक्सट्रीम मीटरोलॉजिकल इवेंट हुआ था, बट उसका इफेक्ट फरक्का तक, चंबल जब यमुना से मिला और यमुना जब गंगा से मिला, थ्रू आउट उसके मुहाने तक वाटर लेवल राइज किया। तो बेसिन लेवल पे फ्लड मैनेजमेंट वर्क्स की प्लानिंग की जरूरत है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कमल किशोर साहब भी बोल चुके हैं कि हर एक सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड इवन एट द लेवल ऑफ पीपुल पब्लिक, सभी के कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने की जरूरत है। केवल ये वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट या डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम नहीं हो सकता है। तो ये मेन 3 डायमेंशन है। तीसरा बिंदु जो मैं टच करना चाहूंगा वो फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग पे। तो देखिए इसमें 3 मेन एक्टिविटीज हैं।
एक है डेटा कलेक्शन एंड ट्रांसमिशन, जिसमें कि हमने मॉडर्नाइज करके, पहले ये मैनुअली गेज लेवल रीडिंग से होता था, बट हमने वाटर लेवल सेंसर लगाया ऑलमोस्ट सभी अपने एचओ स्टेशन पे, और इसका ट्रांसमिशन हमारे कंट्रोल रूम में। पहले ये वायरलेस या जब मोबाइल आया तो मोबाइल से होना शुरू हुआ, बट नाउ वी आर ट्रांसमिटिंग दोज डेटा थ्रू सैटेलाइट बेस्ड टेलीमेट्री लगा के हमने उन्हें, तो ये एक डेटा रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम अब हो रहा है। दूसरा जो फोरकास्ट का फॉर्मुलेशन है, दूसरा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फोरकास्ट का फॉर्मुलेशन है। उसमें मैं पहले भी बता चुका हूं कि पहला चैलेंज वार्निंग टाइम बढ़ाना था, दूसरा चैलेंज की इंडंडेशन फोरकास्टिंग करना था, तो दोनों में काम हुए हैं और हो रहे हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट फ्लड फोरकास्टिंग एक्टिविटी का है, कितना भी अच्छा आप फोरकास्ट कर लें, बट उसका अगर प्रॉपर डिसेमिनेशन नहीं हुआ तो वो दैट इज ऑफ नो यूज। सो डिसेमिनेशन में भी हमने पहले, हमारे लिए फर्स्ट लेवल रिस्पॉन्डर स्टेट गवर्नमेंट होते थे, हम वाटर लेवल फोरकास्ट करके उन्हें कर देते थे, लेकिन उनको थ्रेट परसेप्शन के आधार पर वार्निंग इशू करना होता था इलाके में। बट हम ये सोशल मीडिया और ये सब आने से हम लोग खुद डिसेमिनेट कर रहे हैं उन सब इंफॉर्मेशन को। तो निरंतर प्रयास जारी है। बात आपने कही है, समय हमारे पास थोड़ा कम है। कमल किशोर जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इनका समय समय पर इवैल्यूएशन करना कितना ज़रूरी है, और विशेषकर इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा कि ये भी ध्यान रखना है कि डिस्टेंसिंग को करते हुए जो सभी मेजर्स हैं उनको अपनाया जाए। तो किस तरह से ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम भी है?